जहां कांग्रेस रहेगी वहां भ्रष्टाचार रहेगा, कांग्रेस शासन में आएगी तो अकाल आए। तो इसलिए इनकी किसी बात के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि जयपुर में भ्रष्टाचार और यूडीएच के भ्रष्टाचार के लिए कैबिनेट मंत्री जिम्मेदार है और उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस का कभी भी कोई धनी धोरी नहीं रहा, इसीलिए भारत के किसी भारतीय ने कांग्रेस की स्थापना नहीं की। छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या सरकार में कुछ हलचल है? देखिए, छात्र संघ चुनाव तो होने ही चाहिए। शब्दों के जादूगर का कभी आपने कोई ऐसा वाक्य सुना है कि शब्दों से जादू कर दे, और जब शब्दों से जादू कर दे तो उस जादू को असल में उतार दे? कई बार हम देखते हैं, फिलहाल जानकारी के लिए बता दूं आपको, और शायद आप मेरे साथ देख गए हैं, मतलब आपने अगर शक्ल ही देख ली तो आप पहचान गए होंगे कि शब्दों के जादूगर से लेकर मैं किसकी बात कर रही हूँ। मेरे साथ मौजूद है सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। शब्दों के जादूगर इसलिए क्योंकि सर मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हों, जब पेरेंट्स भूख हड़ताल पर बैठे हों, तो कई बार आप पहुंचते हैं और भूख हड़ताल तोड़वाते हैं और उन्हें आश्वासन भी दिलाते हैं, और वाकई कई बार आश्वासन जो आपके सफल भी रहते हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं सर, जयपुर की राजनीति से भी और नेशनल पॉलिटिक्स से भी, तो चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या बीते दिनों आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखा गया, राजस्थानी भाषा को लेकर विवाद हुआ, आश्वासन आपने दिया, भाषा को लेकर विवाद यह था कि 50,000 रुपए में जो है राजस्थानी भाषा सिखाई जा रही थी। सर, कितना ये उचित है भाषा सिखाना, वो भी राजस्थानी भाषा राजस्थान में रह के, और आपके आश्वासन के बाद क्या कुछ उस मामले में हुआ है? देखिए, वहां के छात्र 6 दिन से जी राजस्थानी भाषा और संस्कृति विभाग की मांग के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे। एक दिन पहले मेरे को पता चला, देर रात हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अभी नहीं जाकर के सुबह जाऊंगा। सुबह में गया तो उन्होंने कहा कि कोटा में, जोधपुर में, उदयपुर में और बीकानेर में राजस्थानी भाषा और संस्कृति विभाग खुले हुए हैं। तो मैंने कहा यहाँ भी खुल जाएगा। तो इस तरह उनका धरना टूटा, और उसके बाद में उच्च शिक्षा मंत्री जो विश्वविद्यालयों को देखते हैं, प्रेमचंद जी बैरवा, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इस विभाग के लिए गवर्नर साहब से भी बात करनी पड़ेगी। गवर्नर साहब संभवतः आज रात को आने वाले हैं, तो उनसे बात करेंगे, विभाग खुलवाएंगे। यानी उम्मीद है अभी बच्चों को भी 100%। अभी आके गए हैं बच्चे, आपसे अभी आके गए हैं। वो पूजा सिंह और वो जो बैठे थे, वो अभी आधे घंटे पहले आके गए। ठीक है, ये रहा छात्रों का आश्वासन। पेरेंट्स के आश्वासन पर लौटते हैं सर। कल ट्री हाउस स्कूल है सोडाला में, काफी पेरेंट्स जो है प्रदर्शन कर रहे थे। अब उस मामले में पता ये लग रहा है कि सर आज भी वो प्रदर्शन जारी है, यानी स्कूल ये बोल रहा है कि जो है हम स्कूल बंद कर रहे हैं। प्रिंसिपल से बातचीत की तो प्रिंसिपल बोलती है मुझे कारण नहीं पता है। आप गए वहां पर, क्या कुछ हुआ सर? देखिए, बीच सत्र में बच्चों का स्कूल बंद कर दिया जाना, इसको उचित नहीं माना जा सकता। ये एक तरह की आपराधिक कार्यवाही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो मैं इसको इस रूप में नहीं मानता कि वहां के अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपना दर्द लेकर के गए हुए हैं कि उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे आखिर। तो इसके लिए जहां जहां जो जिसकी भूमिका हो सकती है, सब जगह प्रयास चल रहा है। जल्दी पॉजिटिव निष्कर्ष सामने आएगा। आपके जाने के बाद भी प्रदर्शन, अगर क्योंकि आज मेरी पेरेंट्स से दोबारा बात हुई, उनका कहना है कि कल गोपाल जी आए, लेकिन आज भी प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या, क्योंकि जो वहां के संचालक है वो फरार बताए जा रहे हैं? प्रदर्शन मत कहिए उसको, वो अपनी पीड़ा लेकर के वो चाहते हैं कि क्लासें होती हुई दिखाई दे हमको, तो दिखाई दे जाएंगी जल्द। हाँ, ट्री हाउस स्कूल जी अभी सीबीएसई के स्कूलों की लिस्ट में मौजूद है। हाँ, मौजूद है। बुक्स भी अभी मिल रही हैं, किताबें भी मिल रही हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब तक उस स्कूल की मान्यता के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है। ये आपके जरिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, यानी कि अभी और पेरेंट्स को भी बता रहा हूँ कि सीबीएसई के अंदर उस स्कूल की मान्यता अभी दोपहर तक कायम है। ठीक है सर। अब थोड़ा सर जयपुर से, राजस्थान से बाहर चलते हैं। बाहर की राजनीति इस वक्त बहुत गर्माई हुई है सर। अक्सर हम देखते हैं कि कांग्रेस के किसी भी नेता पे आरोप प्रत्यारोप होता है तो कांग्रेस के सभी नेता उसके बचाव में आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल नेशनल की बात करें तो पवन खेड़ा सर शायद पता नहीं कहाँ है, फरार चल रहे हैं, पुलिस भी तमाम तलाश कर रही है उनकी। मामला ये था कि हेमंत विश्वा की पत्नी पर आरोप लगे थे कि 3 पासपोर्ट रखती हैं, लेकिन जब हेमंत विश्वास ने उनसे मांगा कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो अब पवन खेड़ा गायब है सर।
मतलब नहीं, वो गायब ही नहीं है। उन्होंने तो एक आरोप और लगाया है जी कि अमेरिका की फलानी जगह पर कितने हजार करोड़, मतलब कम से कम लगभग 55,000 करोड़ की इनके पास में संपत्ति है। हेमंत विश्वा के पास। हाँ, इनके वाइफ और इनको लेकर के। हाँ। तो चूंकि जब प्रमाण देना नहीं है तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। नहीं, तब उनकी फरारी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सच में सर वो कहीं नहीं है। लगाया जा रहा कयास कि हैदराबाद है, लेकिन हैदराबाद भी पुलिस ढूंढ रही है, कोई उनका पता नहीं चल रहा अभी तक। देखिए, क्या पता चलेगा, कहीं जमानत करवाने की कोशिश में लगे होंगे। क्योंकि किसी के लिए भी कुछ कह देना तो बहुत सरल है, खाली जीभ हिलती है। बिल्कुल। लेकिन जिसके ऊपर कहा गया है उसके ऊपर तो आरोप लगाया है ना, तो उसकी पुष्टि होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो पवन खेड़ा कभी भी जिम्मेदार नेता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। इसी तरह से उनके एक और जुड़वा भाई है मणिशंकर अय्यर, हाँ। वो भी जिम्मेदार नेता के रूप में नहीं जाने जाते। उनको भी कांग्रेस हटा चुकी है। तो बहुत सारे लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जिनको यही नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे हमारे एक राजस्थान के मंत्री थे, उन्होंने राहुल गांधी को जोकर बोल दिया। कांग्रेस के मंत्री थे और फिर उन्हीं को टिकट दे दी, वही चुनाव लड़ने लग गए। मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूं कि अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जयपुर में एक आध जो बड़बोले नेता बने हुए हैं, इन्होंने सोनिया गांधी जी को और राजीव गांधी जी को इतनी गालियां दी हुई है, इतनी गालियां दी, जो प्रेजेंट टाइम पे कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और उसके रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। लेकिन चूंकि ये स्तर है, ये बहुत हल्का है, अब जो गालियां भी दी हुई है उनको वापस रिपीट भी किस मुंह से करें, वो भी एक तरह से देखा जाए तो किसी की मानहानि है। तो कांग्रेस का कभी भी कोई धनी धोरी नहीं रहा है। इसीलिए भारत के किसी भारतीय ने कांग्रेस की स्थापना नहीं की। कांग्रेस की स्थापना की एओ ह्यूम ने, और एओ ह्यूम जो थे उन पर क्रांतिकारियों को फांसी देने का सबसे बड़ा आपराधिक मामला बनता है। जब वो इटावा में कलेक्टर थे कांग्रेस के संस्थापक, तो उन्होंने 5 क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी थी। तो भारत के क्रांतिकारियों को फांसी देने वाले व्यक्ति का स्थापित संगठन किस आधार पर खड़ा होगा, हम सोच सकते हैं। आप किसी से भी पूछिए कि आप तो अपने संस्थापक का पूरा नाम बता दीजिए, नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी कोई आस्था नहीं है। उनसे आप ये पूछिए कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने शहादत दी क्या आज तक, नहीं बता सकते, क्योंकि शहीदों के तो वो दुश्मन है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जल्दी फांसी दी जाए, इसकी कांग्रेस ने मांग की। और जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सहन नहीं हुआ, वो काले फूल लेकर के गए और उन्होंने गांधी जी वगैरह इन नेताओं का विरोध किया। तो कांग्रेस तो भारत की आजादी करवाने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उसके हमेशा खिलाफ रही है। कांग्रेस की बात सर आ रही है, कांग्रेस की बात से एक मुझे बात याद आ गई कि अभी बीते दिनों नहीं, एक ही दिन की बात है, राजस्थान के एक नेता हैं, पूर्व नेता हैं कांग्रेस के, प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने आपको लेकर एक बात कही है। जब उनसे सवाल पूछा गया सुशीलपुरा को लेकर, तो उन्होंने बात कही है, तो वो कहते हैं कि जब गोपाल जी वहां पहुंचे सुशीलपुरा में, तो उन्हें गंदा पानी सूंघने के लिए दिया गया। मैं पहुंचा तो मुझे नहीं दिया गया, मेरे साथ हजारों लोग हैं जो मुझे अपनी दुविधाएं बताते हैं, उनको क्यों नहीं बता पाते हैं, और उन्हें जब पानी सूंघने को दिया गया तो उन्होंने फिर उसके बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, कार्रवाई किए बिना ही वो ठीक हो गया और वहां सड़क बन गई। अच्छा सर, सुशीलपुरा में? और क्या जी, सुशीलपुरा में जिस दिन समस्या हुई, समस्या होना किसी के हाथ में नहीं है। अगर तेज बारिश आ जाए तो हम क्या करेंगे? अगर सड़क बन रही है, उससे कोई चीज डैमेज हो जाए, हम अपना घर बना रहे हैं और कोई दीवार दूसरी वाली क्षतिग्रस्त हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? कौन है इसके लिए जवाबदेह? आपके पिताजी हैं जवाबदेह, जिन्होंने घर बनवाया। कहां थे वो? उन्होंने ठीक से देखभाल नहीं की।
हमारे दादाजी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला कौन? हमारे पिताजी, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब इसमें क्या बात हुई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो बात है। वहां पर रात को सड़क बन रही थी, उससे कुछ डैमेज हो गया, पानी निकल गया, 10-15 घरों के सामने चला गया। उसका जब पता चला, लोगों ने पानी पिया है, उनका जांच की गई, इलाज किया गया, उसमें सब ठीक है और पानी ठीक से आ रहा है, सड़क बन गई उसके ऊपर, तो सड़क बन गई। लेकिन फिर भी प्रताप सिंह खाचरियावास का बार बार आरोप लगाना कितना सही है? ऐसा ही बिना जांच के फिर आरोप लगा रहे हैं। वो बहुत बड़े नेता है। बिल्कुल। ईमानदारी, सच्चाई, कर्मठता, पुरुषार्थ, इसके प्रतीक अगर कोई है तो वो है प्रताप सिंह खाचरियावास। और क्या, वो महामानव है। कुछ लोगों ने लिखा भी, कहा भी कि वहां तो 2 महीने से प्रॉब्लम थी। 2 महीने से प्रॉब्लम थी तो मीडिया कहाँ था? इसके पहले खबर क्यों नहीं छापी? नेता कहाँ थे? उसके पहले क्यों नहीं गए? इसका आप गए थे, उसके बाद मीडिया आई थी सर। तो मेरा यही कहना है कि समस्या जब पैदा हुई तो समाधान हो गया। अगर पहले से समस्या थी तो लोग कहाँ थे? बिल्कुल। उसमें तो विधानसभा चल रही थी 2 महीने पहले, तो क्यों नहीं उठाया विधानसभा के अंदर सवाल? तो चूंकि 3 अपने यहां जुड़वा कहा जाता है, लेकिन ट्विंस भी होते हैं, तो ये ट्विंस हैं, अकाल, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, ये साथ चलते हैं। जहां कांग्रेस रहेगी वहां भ्रष्टाचार रहेगा, कांग्रेस शासन में आएगी तो अकाल आएगा। तो ये तीनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, छटपटाते रहते हैं। पर्यायवाची तीनों एक दूसरे की। तो इसलिए इनकी किसी बात के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनको मैं बहुत गहरे से जानता हूं, बहुत गहरे से जानता हूं। एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की हुई है कि जयपुर में भ्रष्टाचार और यूडीएच के भ्रष्टाचार के लिए कैबिनेट मंत्री जिम्मेदार है और उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के इतिहास में किसी कैबिनेट मंत्री के लिए अगर यह बात कही गई है तो राजस्थान के यूडीएच मंत्री के लिए कही गई है, और वो यूडीएच मंत्री कांग्रेस का था। पहली शिकायत अतिक्रमण की जयपुर के अंदर अगर की गई तो जवाहरलाल जी नेहरू को की गई, और करने वाले जयपुर के महाराजा मान सिंह जी थे, जो पत्र मौजूद है अभी तक। और नेहरू जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को कहा कि इन सब विषयों को समझो और इसका निराकरण करो। तो भ्रष्टाचार तो खून में बसा हुआ है। कितने साल? हाँ, सर उसको तो बहुत साल हो गए, सालों साल से भ्रष्टाचार। मतलब ये 100-100 किलो के लोग हो गए तो कैसे हुए? क्या चीज है जो गरीब आदमी तो 55, 60, 65, 70 किलो के अंदर बेचारा दब जाता है, और ये हर साल 5 किलो वजन बढ़ा लेते हैं। सही बात है। और सत्ता में नहीं रहे तो और बढ़ा लेते हैं। उल्टा हो रहा है सर, उल्टा हो रहा है। बिल्कुल। अब सर आखिरी सवाल है मेरा, और सवाल बड़ा गंभीर है, क्योंकि लगातार पंचायती चुनावों को लेकर जनता भी परेशान है कहीं ना कहीं, और जो उम्मीदवार बने बैठे हैं वो भी परेशान है। सरकार ने फिर इसकी डेट जो है बढ़ा दी है, लेकिन इसको लेकर अशोक गहलोत कहते हैं कि सरकार में जो मैं इंतजार शास्त्र चला रहा हूँ, शायद सही चला रहा हूँ, क्योंकि इंतजार खत्म होके ही नहीं दे रहा है। देखिए, अशोक गहलोत जी को राजस्थान का तब से पता है जब से वो राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हुए। गहलोत साहब थोड़ा सा और विचार करेंगे तो कांग्रेस ने तो 17 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराए थे। उस समय तो कोई कारण नहीं था, किसी कोर्ट की रोक नहीं थी, और उस समय प्रति व्यक्ति को सरकार जो देती थी वो 4 आने होता था, 4 आने एक आदमी को। यह तो भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चुनाव भी करवाए, और ये जो 4 आने थे इसको बढ़ा करके 2.5 रुपया किया। तो कुछ महीनों तक किसी विषय को लेकर के अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं और उनको लगता है कि सरकार गलत कर रही है, कोर्ट से न्याय ले लीजिए, कोर्ट से आदेश करवा दीजिए। लेकिन चूंकि इनकी मनसा है वो जनता के बीच जाने की नहीं है। एक बार मैं मलेरिया को कवर करने के लिए गया था, उस समय प्लेग और मलेरिया दोनों का प्रकोप एक साथ था और कांग्रेस का शासन था।
तो मैंने सोचा कि जाके लोगों से मिलूं, तो पता चला सारे जनप्रतिनिधि जिला ही छोड़ के भाग गए कांग्रेस के। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिनका कोई लगाव नहीं है जनता से, अशोक गहलोत जी अपने राजस्थान के वरिष्ठतम नेता हैं। बिल्कुल। और जब इनका उभार हुआ तो हम लोगों को खुशी हुई कि एक ऐसा नेता आगे आ रहा है जिसके मन में लोगों के प्रति दर्द है। लेकिन राजनीति की जो रपटीली राहों है, उसके अंदर सत्ता की चाह ने कांग्रेस को खंड खंड कर दिया, और वो भी वही करने को मजबूर हो गए जो दूसरे लोग करते थे। उनके साथी भी वही सब है, महाभ्रष्ट लोग। एक आखिरी सवाल मेरा सर, कि हम राजनीति की बात करते हैं अक्सर, और राजनीति की जो जड़ मानी जाती है वो छात्र राजनीति मानी जाती है, लेकिन काफी टाइम हो गया छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, और आज भी अभी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में से प्रदर्शन हुआ है। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या सरकार में कुछ हलचल है? देखिए, छात्र संघ चुनाव तो होने ही चाहिए। छात्र 18 वर्ष की उम्र के बाद मतदान का अधिकार रखें और राजनीति से दूर रहें, और राजनीति भी क्या कहें, छात्र संघ चुनाव से दूर रहें, ये उचित नहीं है। और इसके लिए सर्वसम्मति बनाई जानी चाहिए। अगर कांग्रेस को छात्रों की इतनी चिंता है तो वो मांग करे ना कि एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए इस विषय पर। बीजेपी तो मना नहीं करेगी, तो शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और तमाम सवालों के साथ जवाब भी आए, और जवाबों में कहीं ना कहीं आश्वासन के साथ उम्मीद भी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर भी उम्मीद है और चुनावों को लेकर भी उम्मीद है। साथ ही ट्री हाउस स्कूल के साथ जो हम सुशीलपुरा की बात कर रहे हैं, सर ने बताया जिस तरीके से कि वहां भी कार्रवाई चल रही है, तो जो झूठे आरोप हैं या झूठी बातें हैं उनकी ओर आप गौर न कीजिए। बाकी क्या कुछ आपके मन में सवाल है, सवाल हमें कमेंट में बताइए, जवाब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।